मैं डॉक्टर सर्वज्ञ शुक्ला, एकेडमिक काउंसलर किडनी। और आज हम जिस विषय पढ़ने जा रहे हैं वो है BECC 132 प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें पिछले लेक्चर्स में हम लोग बाजार संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें मैंने आपको बताया बाजार संरचना दो प्रकार की होती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किस प्रकार का बाजार होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं किस प्रकार की होती हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में और दीर्घकाल में हम किस प्रकार फर्म और उद्योग का कीमत निर्धारण करते हैं, इसके विषय में हम लोग पिछले लेक्चर्स में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इसी प्रकार अपूर्ण प्रतियोगिता में हम एकाधिकार प्रतियोगिता और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता या एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। एकाधिकार प्रतियोगिता क्या होती है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता क्या होती है, दोनों प्रकार की प्रतियोगिताओं में क्या अंतर है, दोनों प्रकार की प्रतियोगिताओं में हम फर्म और उद्योग में मूल्य या कीमत निर्धारण किस प्रकार करते हैं, अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों समयावधियों में। आज अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हम उसका जो अंतिम प्रकार है अल्पाधिकार एवं द्वयाधिकार, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे अल्पाधिकार और द्वयाधिकार किस प्रकार के बाजार होते हैं और उसमें हम किस प्रकार से कीमत निर्धारण अल्पकाल और दीर्घकालीन समयावधि में कर सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि अल्पाधिकार क्या होता है और द्वयाधिकार क्या होता है। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अल्पाधिकार को लेकर। अल्पाधिकार को अंग्रेजी में ओलिगोपोली कहते हैं। शब्द ओलिगोपोली ग्रीक भाषा के शब्द ओलिगी, जिसका अर्थ है थोड़े, अफ्यू, तथा पोलियन, जिसका अर्थ है बेचना, दो शब्दों से मिलकर बना। इस प्रकार अल्पाधिकार का अर्थ है थोड़े से विक्रेताओं में प्रतियोगिता। अल्पाधिकार उस समय उत्पन्न होता है जबकि थोड़े से विक्रेता होते हैं। अल्पाधिकार अथवा थोड़े से विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता तब होगी जब उद्योग के समरूप वस्तु का उत्पादन करने वाली अथवा उनके समीप स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्मों की संख्या अल्प होती है। अतः अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें अधिक विक्रेताओं का अस्तित्व पाया जाता है, परंतु उनकी संख्या इतनी बड़ी नहीं होती जितनी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत पाई जाती है। क्योंकि अल्पाधिकार में फर्मों या विक्रेताओं की संख्या बहुत सीमित पाई जाती है, इसलिए प्रत्येक फर्म में किसी निर्णय का उसके प्रतिद्वंदियों पर तो प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही इसके प्रतिद्वंदियों द्वारा लिए गए निर्णयों का भी इस फर्म पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है एवं इसके अनुरूप ही कीमत एवं उत्पादन संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। यही कारण है कि अल्पाधिकार स्थिति को अर्थशास्त्रियों ने परस्पर निर्भरता की संज्ञा दी। इसी प्रकार अल्पाधिकार को कई बार कुछ में प्रतियोगिता भी कहा जाता है। आइए अब हम लोग विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा अल्पाधिकार के संबंध में दी गई परिभाषाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले मेयर्स के अनुसार
अल्पाधिकार बाजार की उस अवस्था को कहते हैं जहां विक्रेताओं की संख्या इतनी कम होती है कि प्रत्येक विक्रेता बाजार की कीमत पर प्रभाव डालता है तथा प्रत्येक विक्रेता इस बात को जानता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार यह एकाधिकार व प्रतियोगिता की मध्यवर्ती स्थिति है जिसमें विक्रेताओं की संख्या एक से अधिक होती है परंतु इतनी बड़ी नहीं कि बाजार कीमत पर किसी एक के प्रभाव को नगण्य बना दे। लेफ्ट विच के अनुसार बाजार की वे दशाएं अल्प अल्पाधिकार की दशाएं कहलाती हैं जिनमें थोड़ी संख्या व इतने से विक्रेता पाए जाते हैं कि एक ही क्रिया दूसरे के लिए महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार अल्पाधिकार, एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता व एकाधिकृत प्रतियोगिता से भिन्न होती है। एकाधिकार में केवल एक विक्रेता होता है। पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकृत प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है जबकि अल्पाधिकार में केवल थोड़े से विक्रेता होते हैं। संक्षेप में बाजार में अल्पाधिकार की स्थिति उस समय कही जाती है जब उद्योग में समरूप वस्तु उत्पादन करने वाली अथवा निकट स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्मों की संख्या अलग या बहुत थोड़ी होती है। दूसरे शब्दों में एक वस्तु के दो से अधिक विक्रेता परंतु बहुत अधिक नहीं होने पर अल्पाधिकार की स्थिति मानी जाती है। अल्पाधिकार की अवधारणा व परिभाषाओं के अध्ययन से अल्पाधिकार के निम्न तथ्यों का आभास होता है। सबसे पहला बिंदु, एक वस्तु के थोड़े से विक्रेता होते हैं। दूसरा बिंदु, वस्तु समरूप हो सकती है और वस्तु विभेद भी पाया जाता है। तीसरा बिंदु, एक फर्म के कीमत उत्पत्ति निर्णय दूसरे प्रतिद्वंदी फर्मों के कीमत उत्पत्ति निर्णयों को अवश्य प्रभावित करते हैं अर्थात फर्मों में परस्पर निर्भरता पाई जाती है। चौथा बिंदु, फर्म विज्ञापन का व्यापक रूप से उपयोग करती है। पांचवा बिंदु, कीमत स्थिरता पाई जाती है अर्थात कीमत एक ही स्तर पर बनी रहती है। और छठा बिंदु, फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। तो ये कुछ विशेषताएं हम लोगों ने अपनी परिभाषा के माध्यम से जानी है अल्पाधिकार के संबंध में। अब अल्पाधिकार का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अल्पाधिकार का वर्गीकरण का जो पहला भेद होता है वो होता है शुद्ध तथा विभेदीकृत अल्पाधिकार। अल्पाधिकार में एक वस्तु हो सकती है अथवा उसमें अंतर पाया जाता है। जब वस्तु एक सी होती है जैसे इस्पात, सीमेंट, सोना, तांबा आदि तो उसे शुद्ध अल्पाधिकार या बिना वस्तु विभेदीकरण के अल्पाधिकार कहा जाता है। इसके विपरीत जब वस्तु एक सी नहीं होती अर्थात वस्तु विभेद पाया जाता है जैसे रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन सेट, स्कूटर, ट्रैक्टर आदि विभेदीकृत अल्पाधिकार या वस्तु विभेदीकरण सहित अल्पाधिकार कहा जाता है।
दूसरा प्रकार इसमें होता है बंद तथा खुला अल्पाधिकार। बंद अल्पाधिकार से तात्पर्य ऐसी अवस्था से है जहां उद्योगों पर कुछ फर्मों का नियंत्रण होता है और नए प्रतिद्वंदियों का प्रवेश प्रायः वर्जित होता है। इसके विपरीत खुला अल्पाधिकार वह अवस्था है जबकि उद्योग का द्वार नई फर्मों के प्रवेश के लिए खुला होता है। तीसरा प्रकार इसमें है आंशिक तथा पूर्ण अधिकार। आंशिक अल्पाधिकार के अंतर्गत उद्योगों पर एक अथवा बहुत थोड़ी फर्मों का अधिकार होता है और छोटी फर्में उसे नेता मानकर कीमत आदि के क्षेत्र में उसी का अनुसरण करती हैं। जबकि पूर्ण अल्पाधिकार में इस प्रकार की परिस्थिति नहीं होती, अर्थात जब प्रत्येक फर्म स्वतंत्र रूप से कीमत व उत्पादन संबंधी निर्णय लेती है और वह किसी अन्य फर्म पर आश्रित नहीं रहती, तो पूर्ण अल्पाधिकार कहलाया जाता है। और आखिरी प्रकार जो इसमें होता है, चौथा प्रकार, वो होता है संधियुक्त अल्पाधिकार तथा संधि विहीन अल्पाधिकार। जब उद्योगों का फर्मों के बीच कीमत, उत्पादन तथा बाजार विभाजन संबंधी समझौता हो जाता है और प्रत्येक फर्म उसी के अनुसार ही कार्य करती है, तो इसे संधियुक्त अल्पाधिकार कहते हैं। इसके विपरीत यदि फर्मों के बीच इस प्रकार के समझौते का अभाव रहता है, तो उसे संधि विहीन अल्पाधिकार कहते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं अल्पाधिकार की विशेषताओं को लेकर। तो सबसे पहली विशेषता विक्रेताओं की अल्प संख्या। अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है। थोड़े विक्रेता होने के कारण प्रत्येक विक्रेता का पूर्ति के एक बड़े भाग पर नियंत्रण रहता है और यह बाजार में वस्तु की कीमत को प्रभावित कर सकता है। जबकि दूसरी ओर एक विक्रेता की क्रियाओं तथा नीतियों का प्रभाव दूसरे प्रतियोगी विक्रेताओं की कीमत तथा उत्पादन नीति पर पड़ता है। दूसरी विशेषता है परस्पर निर्भरता। अल्पाधिकार की एक मुख्य विशेषता उद्योग की कुछ फर्मों द्वारा निर्णय लेने में पारस्परिक निर्भरता है। इसका कारण यह है कि जब प्रतिद्वंदियों की संख्या कम होती है, तो एक फर्म द्वारा किए गए वस्तु की कीमत व उत्पादन संबंधी परिवर्तनों का प्रत्यक्ष प्रभाव प्रतिद्वंदियों के लाभों पर पड़ता है, जो प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी कीमतों, उत्पादन में जैसे भी आवश्यकता होती है परिवर्तन करते हैं। इस प्रकार एक अल्पाधिकारी उद्योग में जब कोई फर्म कीमत में कमी करती है, अपनी वस्तु का नया मॉडल प्रस्तुत करती है अथवा विज्ञापन कार्यक्रम तेजी से शुरू करती है, तो निश्चय ही उसकी प्रतिद्वंदी फर्में भी बदले में इसी प्रकार की क्रियाएं करती हैं। इस प्रकार अल्पाधिकार में परस्पर निर्भरता की स्थिति पाई जाती है। तीसरी विशेषता लगभग समरूप वस्तु या भेदित वस्तु।
अल्पाधिकार में अल्पाधिकारी लगभग समरूप वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है या भेदित वस्तुओं का भी उत्पादन अल्पाधिकार के अंतर्गत किया जा सकता है। चौथी विशेषता है नई फर्मों का कठिन प्रवेश तथा बहिर्गमन। अल्पाधिकारी उद्योग में नई फर्मों का प्रवेश कठिन होता है। इसका कारण यह है कि आरंभ से ही नई फर्मों को स्थापित करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अल्पाधिकार में फर्मों की संख्या कम होती है और वे फर्में बहुत बड़ी होती हैं। अल्पाधिकार फर्मों के पास आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति के अधिकांश भाग पर स्वामित्व हो जाता है या हो सकता है, अथवा वस्तुएं पेटेंट द्वारा सुरक्षित हो सकती हैं। इन बाधाओं के कारण अल्पाधिकारी उद्योग में नई फर्मों का प्रवेश कठिन हो जाता है। पांचवी विशेषता मांग वक्र की अनिश्चितता। अल्पाधिकार में फर्मों के बड़े पैमाने पर परंपरावलंबन होने के कारण कोई भी फर्म अपनी कीमत व उत्पादन नीति के संभावित परिणामों का निश्चितता से पूर्वालोकन नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए, कोई भी फर्म यह अनुमान नहीं लगा सकती कि एक निश्चित प्रतिशत के बराबर कीमत में कटौती करने पर उसकी बिक्री में कितनी वृद्धि हो जाएगी। यही कारण है कि अल्पाधिकार में फर्मों का मांग अथवा लागत वक्र अनिश्चित होता है, क्योंकि मांग वक्र कीमतों के विभिन्न स्तरों तथा उस पर बेची जाने वाली वस्तु की विभिन्न मात्राओं को व्यक्त करता है। अतः अल्पाधिकार से किसी विशेष कीमत पर बेची जाने वाली वस्तु की मात्रा स्वयं ही अनिश्चित होती है। इसलिए मांग वक्र भी अनिश्चित होता है। वस्तुतः अल्पाधिकार के अंतर्गत फर्म का एक ही निश्चित मांग अथवा औसत आगम वक्र नहीं होता, बल्कि ऐसे कई वक्र होते हैं जो एक संभावना पर आधारित होते हैं। छठवीं विशेषता विज्ञापन की क्रियाएं। अल्पाधिकार में विक्रेताओं द्वारा विज्ञापन तथा विक्रय प्रसार की क्रियाओं पर बहुत अधिक व्यय किया जाता है। वस्तु के विक्रय प्रसार के लिए वस्तु के गुण में सुधार के अतिरिक्त डिजाइन, अनुसंधान इत्यादि पर पर्याप्त धन व्यय करके संभावित प्रतियोगियों के प्रवेश को एक बड़ी सीमा तक रोका जाता है, परंतु विज्ञापन की मात्रा तथा किस्म इस बात पर निर्भर करेगी कि फर्में समरूप वस्तुएं या भेदित वस्तुएं उत्पन्न कर रही हैं। सातवीं विशेषता कीमत स्थिरता। अल्पाधिकार की एक महत्वपूर्ण विशेषता कीमत स्थिरता है। कीमत स्थिरता का तात्पर्य उस परिस्थिति से होता है जिसमें कीमत एक ही स्तर पर बनी रहती है, भले ही मांग तथा पूर्ति निर्धारित करने वाली परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया हो। कीमत स्थिरता अल्पाधिकार बाजार में अधिकतर पाई जाती है।
आठवीं विशेषता समूह व्यवहार। पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार तथा एकाधिकारिक प्रतियोगिता तीनों व्यक्तिगत व्यवहार के सिद्धांत पर आधारित हैं, जिनमें व्यक्तिगत फर्में इस प्रकार व्यवहार करती हैं कि उनके लाभ अधिकतम हो सकें। इसके विपरीत अल्पाधिकारी सिद्धांत व्यक्तियों की विशाल संख्या अथवा व्यक्तिगत व्यवहार का सिद्धांत नहीं है, बल्कि समूह का सिद्धांत। अल्पाधिकार में समूह की थोड़ी सी फर्में, जिनमें परस्पर निर्भरता होती है, सामान्य हितों की रक्षा के लिए कभी कभी सहयोग करती हैं, तो कभी कभी व्यक्तिगत हितों को प्राप्त करने के लिए आपस में संघर्ष करने लगती हैं। नवी विशेषता असंगति। अल्पाधिकार के अंतर्गत कार्यरत फर्में एक रूप नहीं होती, बल्कि आकार की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होती हैं। कुछ फर्में बहुत बड़ी तथा कुछ फर्में छोटे आकार की हो सकती हैं। तो ये विशेषताएं थी हमारी अल्पाधिकार बाजार की। अब हम लोग चर्चा करते हैं अल्पाधिकार बाजार और एकाधिकार बाजार में क्या अंतर होता है। तो पहले इसमें जो पहला बिंदु है वो है संख्या। अल्पाधिकार में एक वस्तु के थोड़े से विक्रेता होते हैं, जबकि एकाधिकार में वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है। दूसरा अंतर वस्तु से संबंधित है। अल्पाधिकार में वस्तु समरूप हो सकती है और वस्तु विभेद भी पाया जा सकता है, जबकि एकाधिकार में एक विक्रेता के साथ एक ही वस्तु पर विचार किया जाता है। अल्पाधिकार में वस्तु के निकट के स्थानापन्न पदार्थ पाए जा सकते हैं, जबकि एकाधिकार में वस्तु के स्थानापन्न पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। तीसरा अंतर है प्रतिद्वंदी फर्म का प्रभाव। अल्पाधिकार में एक फर्म कीमत, उत्पत्ति निर्णय दूसरी प्रतिद्वंदी फर्मों के कीमत उत्पत्ति निर्णयों को अवश्य प्रभावित करता है, जबकि एकाधिकार के कार्यों पर अन्य फर्मों के कार्यों का एवं अनेक कार्यों का अन्य फर्मों के कार्यों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। मांग वक्र। अल्पाधिकार में एक फर्म के मांग वक्र या औसत आय वक्र का पता लगाना प्राय कठिन होता है, जबकि एकाधिकारी में फर्म के मांग वक्र या औसत वक्र का पता लगाया जा सकता है। पांचवा अंतर है विज्ञापन। अल्पाधिकार में फर्में विज्ञापन का व्यापक रूप से उपयोग करती हैं और अपनी वस्तु की डिजाइन सुधारने पर भी विशेष ध्यान देती हैं, जबकि एकाधिकारी फर्म को बहुधा विज्ञापन का सहारा नहीं लेना पड़ता। अपनी वस्तु की डिजाइन को सुधारने पर भी विशेष ध्यान नहीं देना पड़ता है। ये अंतर थे हमारे अल्पाधिकार और एकाधिकार प्रतियोगिता के बीच में। अब हम लोग चर्चा करते हैं अल्पाधिकार एवं एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के बीच में अंतर को लेकर। इसमें पहला बिंदु होगा फर्मों के आने जाने की स्वतंत्रता। अल्पाधिकार में नई फर्मों के प्रवेश में पेटेंट,
राइट्स, ट्रेडमार्क आदि की कठिनाई होती है तथा स्थायी संपत्तियों में अधिक विनियोजन के कारण पुरानी फर्मों के बहिर्गमन में भी कठिनाई होती है। जबकि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्मों का आकार छोटा होता है तथा वे स्थानापन्न वस्तुएं उत्पादित कर सकती हैं, अतः उन्हें उद्योगों में आने जाने की स्वतंत्रता होती है। दूसरा पॉइंट या दूसरा बिंदु, वस्तु की किस्म। अल्पाधिकार में समरूप एवं विभेदित दोनों प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय किया जाता है, जबकि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में विभेदित वस्तुओं का उत्पादन तथा विक्रय किया जा सकता है। तीसरा बिंदु, कीमत निर्धारण। अल्पाधिकार में एक फर्म की उत्पादन एवं कीमत नीतियों का अध्ययन अन्य फर्मों द्वारा किया जाता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्में स्वयं कीमत निर्धारित कर सकती हैं। चौथा बिंदु, फर्म का मांग वक्र। अल्पाधिकार में फर्म का मांग वक्र बड़ा अनिश्चित होता है, क्योंकि प्रत्येक फर्म का व्यवहार स्वतंत्र एवं निश्चित नहीं होता, अपितु वह दूसरी फर्मों के व्यवहार पर निर्भर करती है। इसलिए अल्पाधिकार में फर्म का सही मांग वक्र नहीं खींचा जा सकता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में यदि किसी फर्म द्वारा कीमत में परिवर्तन किया जाता है तो अन्य फर्मों पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, अतः इस स्थिति में फर्म का मांग वक्र निश्चित होता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में यदि किसी फर्म द्वारा कीमत में परिवर्तन किया जाता है तो अन्य फर्मों पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, अतः इस स्थिति में फर्म का मांग वक्र अनिश्चित होता है। विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन, ये अगला बिंदु है। अल्पाधिकार में विभिन्न उत्पादकों के कारण विज्ञापन तथा विक्रय संवर्धन क्रियाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं तथा विज्ञापन जीवन मृत्यु का प्रश्न बन जाता है, क्योंकि जो फर्म अपने प्रतियोगियों के मुकाबले का विज्ञापन नहीं कर सकती, उसके ग्राहक दूसरे उत्पादकों के पास चले जाते हैं। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में उत्पादक अपने उत्पादन को प्रचलित करने के लिए विज्ञापन देते हैं, लेकिन अल्पाधिकार की अपेक्षा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में विक्रय एवं संवर्धन लागतें कम होती। अगला जो बिंदु हम लोग चर्चा करेंगे वो है अल्पाधिकार में कीमत व उत्पादन का निर्धारण। यह अपूर्ण प्रतिस्पर्धा का ही एक अंग है, जिसमें थोड़े से विक्रेता होते हैं। थोड़े से विक्रेता होने के कारण प्रत्येक विक्रेता कुल पूर्ति का एक बड़ा भाग उत्पादित करता है और इस प्रकार पूर्ति पर उसका महत्वपूर्ण नियंत्रण होने से वह बाजार में मूल्य को प्रभावित कर सकता है, जिसमें विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली वस्तु एक प्रकार की हो सकती है या उससे भिन्नता भी पाई जाती है।
विभेदीकृत अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत उत्पादन विश्लेषण। विभेदीकृत अल्पाधिकार के अंतर्गत फर्मों की संख्या कम होती है और उनकी वस्तुएं भिन्न भिन्न होती हैं। अल्पाधिकार के अधीन वास्तविक कीमत निर्धारित करने हेतु फर्मों द्वारा विभिन्न रीतियां अपनाई जाती हैं। पहला बिंदु, स्वतंत्र कीमत निर्धारण। स्वतंत्र कीमत निर्धारण का अर्थ है कि अल्पाधिकार उद्योग के अंतर्गत प्रत्येक फर्म अपनी कीमत तथा उत्पादन मात्रा संबंधी नीतियां दूसरों से स्वतंत्र रूप से निर्धारित कर सकती है। यहाँ पर भी कई स्थितियों की कल्पना की जा सकती है। यदि अल्पाधिकारी फर्में द्वारा उत्पादित वस्तुओं में किसी प्रकार का अंतर नहीं है और सब फर्मों के मध्य बाजार विभाजन बराबर है, तो स्वतंत्र कीमत निर्धारण के फलस्वरूप विभिन्न फर्मों में एक समान कीमत रखने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। इसके विपरीत यदि फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं में किसी प्रकार का अंतर है, तो स्वतंत्र कीमत निर्धारण के अंतर्गत प्रत्येक अल्पाधिकारी फर्म की कीमत एकाधिकारी कीमत के बराबर होगी, परंतु एक सी उपज, उत्पादन लागतें, रेखाएं व समस्त फर्मों के मध्य बाजार का समान विभाजन होना आदि काल्पनिक स्थितियां हैं जो व्यावहारिक जगत में नहीं पाई जाती। परिणामतः अनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न हो जाता है और अल्पाधिकार में कीमत तथा उत्पादन का निर्णय प्रायः कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में उनमें से कोई एक संभावना हो सकती है। पहली संभावना है प्रतिद्वंदी विक्रेताओं में से निरंतर कीमत युद्ध होने के कारण कीमत में पहले से अधिक अस्थिरता आ जाती है। दूसरी संभावना, कीमत किसी अनिश्चित स्तर पर स्थिर हो सकती है। और तीसरी संभावना है किसी प्रकार से कीमत का कोई संतोषजनक स्तर स्थापित हो सकता है और फिर अल्पाधिकारी उस स्तर को कठोरता के साथ बनाए रख सकता है। दूसरा इसका प्रकार है गुटबंदी या क्लूजन के अंतर्गत कीमत निर्धारण। स्वतंत्र कीमत निर्धारण नीति के फलस्वरूप अनिश्चितता तथा असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। इसका प्रत्यक्ष परिणाम अल्पाधिकार फर्मों की गुटबंदी होता है। गुटबंदी, जैसा नाम से स्पष्ट है, के अंतर्गत विक्रेताओं के बीच कीमत व उत्पादन मात्रा आदि के संबंध में किसी न किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष समझौता हो जाता है। इस प्रकार का समझौता या तो परंपरा या दृढ़ व्यवहार के स्वरूप में हो सकता है अथवा व्यापारिक संघ द्वारा भले आदमियों के समझौते के रूप में किया जा सकता है अथवा यह एक औपचारिक लिखित समझौते के रूप में हो सकता है। गुटबंदी का सबसे कठिन रूप वह होता है जिसमें कोई उत्पादक संघ बना दिया जाता है जो सदस्य फर्मों के उत्पादन की कीमत निर्धारित करता है, परंतु व्यक्तिगत व्यवहारों
अल्पाधिकार फर्मों को बिक्री अथवा विज्ञापन की स्वतंत्रता रहती है, अथवा कोई ऐसी कंपनी बना दी जाती है जो विभिन्न फर्मों के लिए उत्पादन मात्रा निश्चित करती है तथा उनकी ओर से उपज की बिक्री का प्रबंध करती है और लाभ का विभाजन करती है। अगला में प्रकार है पूर्ण अथवा अपूर्ण गुटबंदी। गुटबंदी या तो पूर्ण हो सकती है या अपूर्ण। पूर्ण गुटबंदी के अंतर्गत एक केंद्रीय संस्था सभी अल्पाधिकारियों के लिए कीमत तथा उत्पादन की वह मात्रा निर्धारित करती है जिससे सभी सदस्यों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। उदाहरण के लिए भारत का भारतीय जूट मिल संघ अपने संघ के सभी सदस्यों के लिए कीमत तथा उत्पादन की मात्रा निर्धारित करता है। और दूसरा प्रकार इसमें होता है अपूर्ण गुटबंदी। अपूर्ण गुटबंदी के अंतर्गत इस प्रकार की कोई केंद्रीय संस्था नहीं होती जो अल्पाधिकार फर्मों पर कीमत अथवा उत्पादन की मात्रा पर कोई कठोर नियंत्रण लगा सके, बल्कि फर्मों के बीच केवल भले आदमियों का ही समझौता होता है और प्रत्येक फर्म को कुछ अंश तक कीमत तथा उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने का अधिकार होता है। पूर्ण गुटबंदी में कीमत तथा उत्पादन का निर्धारण। आइए अब इस विषय को लेकर हम लोग चर्चा करते हैं। पूर्ण गुटबंदी की स्थिति में कीमत तथा उत्पादन की मात्रा का निर्धारण ठीक उसी प्रकार से होता है जैसा कि एकाधिकार में होता है, क्योंकि संपूर्ण अल्पाधिकार उद्योग मात्रा का निर्धारण ठीक उसी प्रकार से होता है जैसा कि एकाधिकार में होता है, क्योंकि संपूर्ण अल्पाधिकार उद्योग केवल एक केंद्रीय संगठन के द्वारा संचालित होता है। इस प्रकार पूर्ण गुटबंदी में सारे उद्योगों के लिए भी अल्पाधिकारी फर्म की कीमत एकाधिकारी कीमत के समान होती है। चूंकि संपूर्ण अल्पाधिकार उद्योग केवल एक केंद्रीय संस्था द्वारा संचालित होता है, इसलिए अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से वह मात्रा उत्पादन करता है और उस कीमत को चुनता है जिस पर संपूर्ण उद्योग की सीमांत लागत उद्योग की सीमांत आय के बराबर हो जाती है। इस संबंध में एक रेखा चित्र का भी हम लोग यहाँ पर विवेचना कर लेते हैं। रेखा चित्र आप अपने स्टडी मटेरियल में देख सकते हैं। अल्पाधिकार और द्वयाधिकार चैप्टर के अंतर्गत आपको इस तरीके का रेखा चित्र मिल जाएगा, जिसकी विवेचना भी मैं करने जा रहा हूँ। इस स्थिति को रेखा चित्र द्वारा भी हम दर्शा सकते हैं। आप जब अपने स्टडी मटेरियल को देखेंगे तो उसमें आपको रेखा चित्र मिलेगा। रेखा चित्र जो आपको दिया गया आपके स्टडी मटेरियल में, उसमें TMR कुल सीमांत आगम रेखा है और TMC कुल सीमांत लागत वक्र, जो MC1 तथा MC2 आदि उद्योगों की दो फर्मों की उत्पादन लागत वक्रों को जोड़कर प्राप्त किया गया। कुल सीमांत आगम रेखा और कुल सीमांत लागत रेखा एक दूसरे को के बिंदु पर काटते हैं, अतः के साम बिंदु है। के बिंदु से हम x अक्ष पर एक लंब डालते हैं जो इसे
एम बिंदु पर छूता है। फिर एम के रेखा को इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि कुल आगम रेखा अर्थात उद्योग की मांग रेखा को पी बिंदु पर वो छूने लगता है। इस दशा में पीएम सारे उद्योग के लिए एकाधिकारी की कीमत है और ओएम इस कीमत से संबंधित उत्पादन की मात्रा है जिसका दो फर्मों ने उत्पादन किया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं OM1 प्लस OM2 इज इक्वल टू OM। यह कहना कठिन है कि उद्योग के संयुक्त लाभ का दो फर्मों के बीच किस प्रकार विभाजन होगा। दोनों फर्मों के बीच संयुक्त लाभ का वितरण उनकी उत्पादन मात्राओं के अनुपात में किया जा सकता है। यह भी संभव है कि दोनों फर्मों के बीच संयुक्त लाभ का वितरण उनकी सापेक्ष सौदा शक्ति के आधार पर किया जाए, परंतु एक बात निश्चित है कि संयुक्त लाभ में से प्रत्येक फर्म को मिलने वाला भाग उस लाभ राशि से अधिक होना चाहिए जो केंद्रीकृत कीमत निर्धारण के अभाव में उसे उपलब्ध होती है। और तीसरा जो चर्चा का बिंदु है इसमें वो है कीमत नेतृत्व के अंतर्गत कीमत निर्धारण। कीमत के अंतर्गत अल्पाधिकार उद्योग की फर्में उस कीमत पर अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए तत्पर हो जाती हैं जो उद्योग के किसी एक सदस्य के द्वारा निर्धारित की जाती है। आर्थर बर्नस के शब्दों में, यदि एक ही फर्म द्वारा सदैव या प्रायः अन्य कीमत में परिवर्तन में संपन्न किए जाते हैं और यदि सदैव अथवा प्रायः अन्य कीमतों में परिवर्तन संपन्न करने की संभावना होती है और यदि सदैव अथवा प्रायः अन्य विक्रेता कीमत के इन्हीं परिवर्तनों का अनुकरण करते हैं तो इस प्रकार कीमत प्रतिस्पर्धा कीमत नेतृत्व के अंतर्गत आती है। स्पष्ट है कि कीमत नेतृत्व के अंतर्गत एक फर्म जो साधारणतः कोई बड़ी फर्म होती है कीमत निर्धारण करती है और अल्पाधिकार उद्योग की अन्य फर्में उसी का अनुसरण करती हैं। कीमत नेतृत्व के तीन प्रकार हो सकते हैं। पहला प्रकार प्रभावशाली फर्म का नेतृत्व, जो साधारणतः उद्योग की संपूर्ण उत्पादन मात्रा का एक महत्वपूर्ण भाग उत्पन्न करती है। दूसरा प्राचीन, अनुभवी तथा अप्रतिष्ठित फर्म। प्राचीन, अनुभवी तथा अप्रतिष्ठित फर्म जो उद्योग की स्थिति की अधिक अच्छी पारखी होती है। और चौथा इसमें जो प्रकार है वो है आक्रामक कीमत नेतृत्व, जिसमें उद्योग में शक्तिशाली फर्में अपने कुछ अथवा सभी प्रतिद्वंदियों को बाजार से बाहर निकालने के लिए सभी प्रकार के अच्छे और बुरे उपाय अपना सकती हैं। ऐसा प्रायः वस्तु को दूसरों से नीची कीमत पर बेचकर किया जाता है। अब अगला जो हम लोग चर्चा करेंगे वो है कीमत नेता द्वारा कीमत का निर्धारण। कीमत नेतृत्व की विशेषता यह होती है कि कीमत नेता अपनी वस्तु की कीमत निश्चित कर लेता है और यह कीमत उसके अनुयायियों के लिए आधार कीमत
बन जाती है और वे भी अपनी कीमतों को उसी के अनुसार निश्चित कर लेते हैं। कीमत नेता अपनी कीमत निर्धारण करते समय इन बातों का ध्यान रखता है। पहला बिंदु, उसकी कीमत नीति पर प्रतिद्वंदियों की क्या प्रतिक्रिया होगी। दूसरा बिंदु, उसके तथा उसके प्रतिद्वंदियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन की लोच क्या है। तीसरा बिंदु, अपने प्रतिद्वंदियों की कीमत नीति के विषय में उसका अपना ज्ञान कहाँ तक है। कीमत नेतृत्व के अंतर्गत कीमत निर्धारण को हम रेखाचित्र की सहायता से भी समझ सकते हैं और ये रेखाचित्र भी आपको आपके स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। इसकी चर्चा मैं आपसे यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको एक बार अवलोकित कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। रेखाचित्र में MC1 तथा MC2 दो फर्मों की सीमांत लागत रेखाएं हैं। IR औसत आगम और MR सीमांत आगम रेखा है, जो दोनों फर्मों के लिए एक सी है, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक सी वस्तुओं को बेचती हैं। इसमें एक फर्म की उत्पादन लागत कम अर्थात MC1 है और दूसरी फर्म की उत्पादन लागत अधिक यानी कि MC2 है। साम्य की स्थिति में पहली फर्म जिसकी उत्पादन लागत कम है अपनी कीमत तथा उपज की मात्रा के वन बिंदु के अनुसार उसकी सीमांत मात्रा होगी। इसी तरह दूसरी फर्म अपनी कीमत और उपज की मात्रा K2 बिंदु के अनुसार निश्चित करेगी, क्योंकि इस बिंदु पर उसकी सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर है। निश्चित करेगी अर्थात P1 M1 कीमत होगी और OM1 उत्पादन की मात्रा होगी। इसी प्रकार दूसरी फर्म अपनी कीमत और उपज की मात्रा K2 बिंदु के अनुसार निश्चित करेगी, क्योंकि इस बिंदु पर उसकी सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर है। चूंकि पहली फर्म की कीमत P1 M1 दूसरी फर्म की कीमत P2 M2 से कम है, इसलिए पहली फर्म कीमत नेता बन जाएगी और उसके द्वारा निर्धारित की गई कीमत ही बाजार की प्रचलित कीमत होगी। अब इस व्यवहार में कुछ बेटा समस्याएं भी हैं, उन समस्याओं को भी हम लोग चर्चा में लेते हैं। कीमत नेतृत्व की सीमाएं या उससे संबंधित समस्याएं। व्यवहार में कीमत रेखा को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अतः कीमत नेतृत्व की सफलता इन बातों पर निर्भर करती है। पहला बिंदु, नेता को अपने प्रतिद्वंदियों की प्रतिक्रियाओं का सही ज्ञान होना चाहिए। यदि वह अपने प्रतिद्वंदियों की प्रतिक्रियाओं का गलत अनुमान लगाता है तो उसका नेतृत्व संकट में पड़ जाता है। दूसरा बिंदु, सफलता प्राप्त करने के लिए नेता को कीमत उस स्तर पर निश्चित करनी चाहिए जिस पर वह कीमत उस दशा में होती है जबकि सारा उद्योग की मांग व पूर्ति का अनुमान लगाने में बहुत सी व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही हैं। तीसरा बिंदु, अनुयायियों की सच्चाई सीमित हो सकती है, अर्थात नेता का अनुकरण करने वाली फर्में उसका साथ ना दें और विद्रोह कर दें तथा नई बिक्री तथा विज्ञापन आंदोलन आरंभ कर दें। चौथा बिंदु, अनुयायियों द्वारा नेता की स्थिति को वस्तु को कम कीमत पर बेचकर
बिगाड़ा जा सकता है। पांचवा बिंदु, अंत में कीमत नेता की शक्ति विभिन्न फर्मों की उत्पादन लागत में अंतर द्वारा भी सीमित रहती है। यदि उसकी उत्पादन लागत दूसरों की तुलना में अधिक है तो उसका नेतृत्व संकट में पड़ जाएगा। अब अगला जो बिंदु हम लोग चर्चा करेंगे वो है अल्पाधिकार में कीमत दृढ़ता। अल्पाधिकार में चूंकि सभी विक्रेताओं को कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है तथा उनके समक्ष सदैव कीमत की अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है, इसलिए प्रायः सभी विक्रेता कीमत के ऐसे संतोषजनक स्तर को स्वीकार कर लेते हैं जो सभी के लिए लाभदायक हो। इस कीमत स्तर को स्वीकार करके प्रायः सभी फर्में इस कीमत स्तर को बनाए रखने का प्रयास करती हैं, जिससे इस बाजार की स्थिति में कीमत में स्थिरता पाई जाती है। इसका एक कारण और भी होता है कि यदि फर्म अपनी कीमत कम करती है तो सभी फर्मों द्वारा कीमत में वृद्धि आवश्यक नहीं। परिणाम स्वरूप कीमत में दृढ़ता अथवा स्थिरता दिखाई पड़ती है तथा एक फर्म की मांग रेखा भी उचित या कैंकेड हो जाती है, अर्थात अल्पाधिकार के अंतर्गत वस्तु के मांग वक्र में एक कोना होता है जो वर्तमान मूल्य से संबंधित होता है। उसी बिंदु पर कीमतें स्थिर रहती हैं, न घटती हैं न बढ़ती हैं। अतः अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमतों में स्थिरता पाई जाती है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कीमत दृढ़ता का क्या कारण है अल्पाधिकार के अंतर्गत। अल्पाधिकारी चूंकि वर्तमान स्तर से कीमत घटाकर मांग में अधिक वृद्धि नहीं कर सकता और वर्तमान स्तर से कीमत बढ़ाने पर उसकी बिक्री बहुत कम हो जाने पर भी वह वर्तमान कीमत में परिवर्तन लाने का इच्छुक नहीं होगा। अन्य शब्दों में, चूंकि वर्तमान कीमत को बदलने में कोई लाभ नहीं है, इसलिए अल्पाधिकारी कीमत पर ही अपनी वस्तु को उत्पादित कर बेचता रहेगा। इस प्रकार दृढ़ कीमतों की विकुचित मांग वक्र सिद्धांत की सहायता से व्याख्या की जा सकती है। इसका भी आप रेखाचित्र अपने स्टडी मटेरियल में देख सकते हैं। इसकी मैं यहाँ पर विवेचना कर रहा हूँ। रेखाचित्र में वर्तमान कीमत एमपी है, जिस पर मांग वक्र डीडी विकुचित है। बाजार में एमपी कीमत स्थिर या दृढ़ रहेगी, क्योंकि अल्पाधिकारी स्थिति में कोई भी उत्पादक कीमत को कम अथवा अधिक करने से लाभान्वित नहीं होगा। इस पर ध्यान देना चाहिए कि यदि वर्तमान कीमत एमपी औसत लागत से अधिक होगी तो उत्पादकों को जो लाभ प्राप्त होंगे वे सामान्य लाभ से अधिक होंगे। इस स्थिति में प्रतियोगी विक्रेताओं की प्रतिक्रियाओं की अनिश्चितताओं के कारण कोई भी फर्म कीमत को कम करने को तैयार नहीं होती। फर्में यह निर्णय निकाल चुकी होती हैं कि यदि कीमत युद्ध से कोई लाभ नहीं है तो उसे वो स्वीकार नहीं करेंगे। फर्में गैर कीमत प्रतियोगिता को अधिक पसंद करने लगती हैं। यदि फर्मों को ऐसा आभास हो जाए कि कीमत कम करने से पारस्परिक समझौते भंग हो जाएंगे और फर्मों का कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, इन कारणों से कीमत में
स्थिरता या दृढ़ता पाई जाती है तथा एक फर्म का मांग वक्र मोड़दार हो जाता है। इस प्रकार टोनेदार मांग कीमत की स्थिरता के कारण पर प्रकाश डालती है, परंतु यह स्थिर कीमत किस प्रकार निश्चित की जाती है, इसके संबंध में टोनेदार मांग वक्र कोई प्रकाश नहीं डालता। साथ ही इसके द्वारा इस बात पर भी प्रकाश नहीं डाला जाता कि नई कीमत पर नया टोना कैसे बनता है। ये हम लोगों ने चर्चा की अल्पाधिकार को लेकर। अब हम लोग चर्चा करते हैं द्विविक्रेता एकाधिकार या द्वयाधिकार के बारे में। द्विविक्रेता एकाधिकार का अर्थ पहले क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। द्विविक्रेता एकाधिकार से अभिप्राय बाजार की उस स्थिति से है जिसमें किसी एक ही सर्वथा समान अथवा लगभग समान वस्तु के दो उत्पादक होते हैं। दोनों ही अपने उत्पादन कार्य में स्वतंत्र होते हैं एवं दोनों की वस्तुएं एक दूसरे से प्रतियोगिता करती हैं। यदि एक विक्रेता अपनी उपज तथा कीमत संबंधी निर्णय में परिवर्तन करता है तो दूसरे की प्रतिक्रिया का ध्यान में रखे उत्पादन की मात्रा अथवा कीमत को निश्चित नहीं करता। डॉक्टर जॉन के शब्दों में द्विविक्रेता एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें एक ही सर्वथा समान अथवा लगभग समान वस्तु के दो उत्पादक होते हैं जो अपनी बीज कीमत अथवा उत्पादन मात्रा के विषय में किसी भी प्रकार के समझौते से बाध्य नहीं होते। संक्षेप में द्विविक्रेता एकाधिकार बाजार की ये विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता, यह एक ऐसी स्थिति का द्योतक है जिसमें केवल दो ही उत्पादक होते हैं। दूसरी विशेषता, दोनों सर्वथा समान अथवा लगभग समान वस्तु का विक्रय करते हैं। तीसरी विशेषता, दोनों ही अपने उत्पादन कार्य में स्वतंत्र होते हैं, तब दोनों ही वस्तुएं एक दूसरे से प्रतियोगिता करती हैं। चौथी विशेषता, प्रत्येक प्रतिस्पर्धा को स्वयं अपनी नीति का निर्धारण करने में दूसरे प्रतिस्पर्धी की नीति को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। द्विविक्रेता एकाधिकार आवश्यक रूप से अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति नहीं होती, क्योंकि दोनों विक्रेता परस्पर मिलकर उत्पादन करने लग सकते हैं। तब द्वयाधिकार की स्थिति समाप्त हो जाएगी। इसके विपरीत यह भी संभव है कि गला काट प्रतियोगिता के कारण पूर्ण प्रतियोगिता की दिशाएं उत्पन्न हो जाएं। द्विविक्रेता एकाधिकार के अंतर्गत कीमत तथा उत्पादन मात्रा का निर्धारण द्विविक्रेता एकाधिकार के अंतर्गत कीमत तथा उत्पादन मात्रा के निर्धारण की समस्या अत्यंत जटिल होती है। फ्रांस के अर्थशास्त्री क्रूनो तथा इंग्लैंड के अर्थशास्त्री एजवर्थ ने सर्वप्रथम द्वयाधिकार के अंतर्गत कीमत निर्धारण की समस्या का अध्ययन किया और इस समस्या के समाधान के लिए सुनियोजित मॉडल प्रस्तुत किया। इन अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत समाधान को परंपरावादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत समाधान को परंपरावादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इसे द्वयाधिकार के अंतर्गत कीमत निर्धारण की समस्या का अध्ययन किया। चैम्बरलिन, बॉमोल, स्पीजी आदि अर्थशास्त्रियों के नाम इस संबंध में उल्लेखनीय। मोटे तौर पर द्वयाधिकार में कीमत निर्धारण की संभावित दशाओं का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है। समझौता हो जाने पर यदि दोनों विक्रेता आपस में समझौता करके बाजारों का बंटवारा कर लेते हैं तो दोनों विक्रेताओं द्वारा अपने अपने बाजारों में एकाधिकार के समान कीमत निश्चित करने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार द्वयाधिकार की स्थिति समाप्त हो जाती है।
स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और दूसरा तरीका है प्रतियोगिता की स्थिति में। यदि दोनों फर्मों के बीच कोई समझौता नहीं होता तो उनमें प्रतियोगिता की स्थिति रहेगी और कीमत युद्ध छिड़ने की संभावना रहेगी। प्रत्येक विक्रेता अपने उत्पादन का कीमत घटाकर दूसरे विक्रेता के ग्राहकों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा तथा कीमत घटने का यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों विक्रेताओं की कीमत उनकी सीमांत लागत के बराबर नहीं हो जाए। तो इस प्रकार हमने आज अल्पाधिकार और द्वयाधिकार के बारे में जाना। आशा करता हूँ ये